आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज हमारे साथ स्टेट पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी जावेद इकबाल चौधरी साहब और एक सीनियर वकील और उसके साथ इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी सुप्रीम कोर्ट सर खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जहाँ तक हमें पता है आपके पास एक सीनियर जॉब थी, आप एक वकील भी थे और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थे और एक स्टेट गवर्नमेंट में आके आप एक सीनियर ऑफिसर थे। सर, आपने नौकरी क्यों छोड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये सवाल तो बड़ा पुराना हो गया है, चूँकि मैंने नौकरी 2013 में छोड़ी थी। आज एग्जैक्टली 10 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए। असल बात ये थी कि जॉब लेने के पहले भी मैं पॉलिटिक्स में था। 98 में मैंने जब लॉ से मैं पास आउट हुआ, उसी साल मैं रियासती गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बन गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस वक्त मैं था और मेरा उस वक्त भी उठना बैठना लोगों के साथ अच्छा था। सियासत में मैं काफ़ी उस वक्त भी मुतर्रक था। लेकिन जब 2004 में मुझे नौकरी मिली तो मेरा उस वक्त भी जाने का ख्याल नहीं था सरकारी नौकरी की तरफ। तो मेरे वालिद साहब, क्योंकि वो उस्ताद भी थे मेरे, वो टीचर थे और स्कूल में उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था, घर में भी उन्होंने बड़ी मेहनत कराई। तो उन्होंने मुझे ज़ोर लगाया कि आप सरकारी नौकरी में चले जाओ, ये अच्छी जॉब आपको मिली है। तो उसकी वजह से मैं जॉइन हो गया। और नौकरी के दौरान भी जब आदमी वो कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर हो, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है इंसान को। तो 2013 में फिर मुफ्ती साहब से जब मुलाकात हुई, पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला था, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट का इंचार्ज बनाएंगे और फिर आपको शायद वहाँ से इलेक्शन भी लड़ाएंगे। तो हमारी एक बात हुई, उन्होंने मुझे पेशकश की, तो मेरा दिल तो पहले ही उधर ही था। तो फिर मैंने उनकी पेशकश मान ली और मैं वापस सियासत में आ गया। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारे यहाँ का एक मकामी जो था वो भी मेरे एक असर अंदाज हुआ मेरे ऊपर, यहाँ के मकामी हालात। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से 1947 के बाद आज तक सिर्फ 2 घरों से जो हैं वो जो हैं हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मुंतखब होते रहे। सबसे पहले पमरोड़ से थे, फिर लसाना से, फिर उसके बाद फिर पमरोड़ से, फिर वापस लसाना से। तीसरा कोई घर जो है वो आज तक वहाँ आ नहीं पाया, तीसरा कोई आदमी वहाँ आ नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स थी उसको कॉमनलाइज किया गया था गुज्जर और पहाड़ी के नाम के ऊपर। एक परमानेंट पहाड़ी ब्लॉक था, एक परमानेंट गुज्जर ब्लॉक था। जब इलेक्शन होता था उस वक्त लोगों में नारा लगा के, नारा दे के जो है इकट्ठा कर लिया जाता था। ये 1000 2000 3000 के मार्जिन के ऊपर कोई एक जीत जाता था, दूसरा हार जाता था। और इलेक्शन होने के बाद दोनों के दोनों जो यहाँ के हमारे नुमाइंदगान थे, जीतने वाले और हारने वाले, वो जम्मू चले जाते और यहाँ के लोग बेजार और मददगार रहते थे। तो मैंने ये, और बीच में जो हमारी वो रस्साकशी थी और जो वो दीवार थी गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान, वो इतनी गहरी थी कि वो इतनी किसी भी दूसरी कंस्टिट्यूंसी में हमें देखने को नहीं मिलती थी। एक ये भी बड़ी चीज़ थी कि मैंने समझा कि हमें एक ऐसा सिलसिला करना चाहिए कि हम अपने साथ गुज्जरों को भी मिलाएं, अपने साथ पहाड़ियों को भी मिलाएं और दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मिल के किसी एक आदमी के साथ चलें, ताकि जो हमारे इस बीच में जो नफरत का ये जो एक बड़ी दीवार है, इसको जो है हम उसको तोड़ सकें। और मैंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा, बहरहाल मैं इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हुआ। आज भी मेरे साथ जो पीडीपी में सुप्रीम कोर्ट से वर्कर हैं, आप अगर मेरी लिस्ट उठा के देख लेंगे, आप यूथ की जो हमारी बॉडीज़ हैं उनकी भी और जो पेरेंट बॉडीज़ हैं उनकी भी, मेरे पास इंशाल्लाह 50-50 होंगे। 50% हमारे पास जो पहाड़ी लीडरान होंगे, 50% गुजर लीडरान होंगे। और उसके साथ साथ ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा, मेरे ख्याल में आज भी होगा। लेकिन जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो उस वक्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे, वो भी शरेआम लोगों से पैसे वसूलते थे। उसके अलावा बाकी वालों का तो कहना ही नहीं, कोई ब्लॉक में चले जाओ या तहसील में चले जाओ तो उनका था ही नहीं। तो ये भी एक बड़ी मेरे ज़हन में बात उस वक्त उभर के आई कि अगर मैं पैसे लेने के बगैर नौकरी करता हूँ, अपनी तनख्वाह पे गुजारा करके, तो ठीक है, मैं अपना काम तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन बाकी इतनी दुनिया अगर मेरे ही लोगों को लूट रही है तो फिर मेरी ईमानदारी का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हम ये मिशन भी लेके आए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें यहाँ मौका दिया तो यहाँ जो ये करप्शन है, रिश्वत सतानी है, इसका हम कला कमा करेंगे।
जहाँ तक आपने एसटी की बात की या पहाड़ी की बात की, वो नफ़रत तो अभी भी चल रही है और मेरा अंदाज़ा है कि आज के दौर में वो ज़्यादा हुई है। तो इसमें आपने अपना रोल कितना अदा किया है इसको ख़त्म करने में? जहाँ तक देखा जाए पिछले दिनों भी आपने एसटी का जो मामला देखा, उसमें भी आपका कोई बयान नहीं आया। तो इसकी वजह क्या है? आप बाहर क्यों नहीं आए? देखें, ये बात आपकी सच है कि एक चूँकि लोगों के दिमाग में जो एक वो पुराना जो एक सिलसिला डाला हुआ वो तो मौजूद थे, सीड्स उनके पास मौजूद थे। लेकिन उसके ऊपर जो आबियारी की गई वो बीजेपी की तरफ से बड़े एक्टिव वाली तरीके से की गई। उन्होंने पहले हमारे गुर्जर बरादरी के लोगों को आके यहाँ उकसाने की कोशिश की, उनको कहा हम आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हैं। इसके बीच जो है जो गुजर बकरवाल हैं, वो जो है वो जो भी यहाँ ज़मीन पे होगा उसको हम एकदम जो है वो उसके नाम हम कर देंगे। और जो पहाड़ीज़ हैं उनको अपना पता नहीं 90 साल का कि 70 साल का कब्ज़ा जो है वो साबित करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें थी उन्होंने जानबूझ के गुजरों को जो है वो पहाड़ीज़ के खिलाफ उकसाने के लिए उनके ऊपर ये दिखाने के लिए कि सरकार शायद पूरी हमदर्द जो है सिर्फ गुजर बरादरी की ही है। पहले उनके साथ वो खेल खेला गया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ही अरसे के बाद जो था पहाड़ीज़ को लेके उन्होंने शुरू किया कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब दे देंगे और ये जो सीटें रिज़र्व हो गई हैं हम इनको डी रिज़र्व करेंगे, आप में से भी कैंडिडेट जो है उनको लड़ाएँगे। तो इस तरह एक बड़ा एक्टिव तरीके से हमारे इलाके में देखा गया। फिर दोनों तरफ से जो थे नौजवान, वो उनको गुजर बरादरी से भी उसमें भेजा गया। शायद उनकी क़यादत भी वही कर रहे थे जो बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे और पहाड़ीज़ की तो वो कर ही रहे थे सामने-सामने। तो इस आपकी बात में ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक़्त फिर दोबारा जो है वो दरार डालने की कोशिश की गई। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आपने सारी ज़िंदगी में इस अरसे की बात नहीं मैं करूँगा, सारी ज़िंदगी में आपने कभी एक स्टेटमेंट मेरा ये नहीं देखा होगा कि मैंने ये कहा हो कि आप सिर्फ़ गुजरों को ये चीज़ दे दो, पहाड़ियों को ना दो, या पहाड़ियों को दे दो, गुजरों को ना दो। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी में हमने इसके खिलाफ हमने काम किया है कि ये जो हमारे बीच में दीवार खड़ी की गई है खामख़ा, ये ठीक है, कहीं न कहीं इसका हमें फ़ायदा भी होगा, लेकिन इसके नुकसानात जो हैं वो फ़ायदे से बहुत ज़्यादा हैं। और आज की डेट में आज चूँकि शेड्यूल ट्राइब जो है उसका मकसद बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को नौकरियाँ लेने में शेड्यूल ट्राइब जो है वो मदद करता है। तो आज 2019 के बाद आज तक कोई यहाँ किसी को नौकरी दी ही नहीं गई। जितनी भर्तियाँ की जाती हैं, फ़ार्म भरवाए जाते हैं बच्चों से, उसके बाद उनके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर उनको जो है कैंसल किया जाता है। 1 को, 2 को, 4 को, सारी की सारी आप देख लें, सारी दुनिया जो है वो इस वक़्त सड़कों के ऊपर है। अगर वो किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहते तो शेड्यूल ट्राइब दे के क्या करेंगे? ठीक है नहीं? शेड्यूल ट्राइब का तो मकसद तब बनता है जब आप नौकरियाँ दे रहे हैं। तो इस वक़्त ये जम्मू कश्मीर में जो है ये पूरी डेमोग्राफ़ी यहाँ की चेंज करना चाहते हैं। ये हमें मुस्लिम समझ के जो है यहाँ तक़सीम करके हमें ही जो है हमारे ऊपर दूसरे लोगों को आके जो है उनको मुसल्लत करना चाहते हैं और मुसल्लत किया हुआ है। आज आप देख लें हमारा आईजी कौन है, हमारा चीफ़ सेक्रेटरी कौन है, हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस कौन है, हमारे मशीर कोई नहीं है जम्मू कश्मीर का, हमारे जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन लोग हैं। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे ऊपर बाहर से लोगों को लाके मुसल्लत किया जा रहा है। उस वक़्त अगर हम गुज्जर और पहाड़ी का नारा लेके चलते रहें, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है और इसके एताद के लिए मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी काम करूँगा। सर अभी तक जहाँ आपने बात की कि ये बाहर से लोग मुसल्लत हुए हैं हमारे ऊपर आके जम्मू कश्मीर में, अगर लोगों की बात ज़मीनी सतह पर की जाए तो लोगों का ये कहना है कि इनको पीडीपी ही लेके आई है। क्या ये बात सच है? देखिए पीडीपी पे इल्ज़ाम तब लगाया जा सकता है जब पीडीपी अगर हुकूमत में हो और वो ये गवर्नर, ये चीफ सेक्रेटरी ये लेके आए तो तब सच बन सकती थी। अब जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मैं 96 में जम्मू में था, उस वक़्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था। पार्लियामेंट के इलेक्शन में दोनों सीटें जो हैं जम्मू और उधमपुर की जो है ये बीजेपी ने जीती थी। एक जो है प्रोफ़ेसर चमन लाल गुप्ता थे और दूसरे वेद वैष्णो दत्त जो थे बीजेपी के दोनों मेंबर पार्लियामेंट उस वक़्त यहाँ से जीत के आए थे। उसके बाद असेंबली की सीटें भी जो है बीजेपी वाले जीतते रहे। 2014 का जो इल्ज़ाम है कि बीडीपी ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई तो शायद ये उस वजह से आगे ये गवर्नमेंट बनाते वक़्त नहीं आए थे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत सरकार थी। ये उस सरकार का फेलियर था कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस टोटली वाइप आउट हो गई, यहाँ बीजेपी आ गई और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो किनारा कश हो गई और उसकी जगह पीडीपी आ गई। जब उन लोगों को नशिस्तें ही नहीं आई, वो पूरी जो है अपनी वो सीटें ही लेके नहीं आ पाए, तो उस सूरत में ज़ाहिर-सी बात थी जब जीत के ही पीडीपी और बीजेपी आई, एक जो है नेचुरल अलायंस भी वही बन रहा था उस वक़्त। और उसके साथ-साथ
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक दूरअंदेश शख्स थे। उन्होंने वाजपेयी साहब के साथ भी जब काम किया, उस वक़्त उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात जो थे वो बड़े न्यूट्रलाइज़ किए थे। यहाँ के हालात बेहतर हुए थे, यहाँ मिलिटेंसी पे काबू हुआ था। लोगों के जो है वो ज़िंदगी जो है वो अमन चैन की हुई थी और उसके साथ-साथ पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने रास्ते खोले, पाकिस्तान की बॉर्डर पे सीज़ फायर करवाया और जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हुए। उनके ज़हन में ये भी था कि अगर मैं वाजपेयी साहब के साथ मिल के ऐसा कर सकता हूँ, तो शायद मैं नरेंद्र मोदी को भी अपनी बात समझा पाऊँगा और यहाँ के हालात जो हैं उनको मज़ीद बेहतर कर पाएँगे, क्योंकि इस रियासत में जो है बड़े लंबे अरसे से यहाँ जो मिलिटेंसी चल रही है, हालात ख़राब है, तो उसको ठीक कर पाऊँगा। तो मुफ्ती साहब की वफ़ात हो गई, उसके बाद मैडम ने जब इनके साथ सरकार चलाई, तो उस वक़्त शायद वो बीजेपी जो वाजपेयी की थी, वो यहाँ मौजूद नहीं थी। तो इन्होंने पहले तो कोशिश की कि मैडम को जो है वो अपनी लाइन पे चलाएँ, लेकिन वैसा हुआ नहीं मुमकिन उनके लिए। मैडम ने उनके जो है मिनिस्टर ड्रॉप कर दिए 2। मैडम ने वो रमज़ान शरीफ में इसी मोदी सरकार से जो थी कश्मीर में जो है वो सीज़ फायर करवा दिया मिलिटेंट्स के खिलाफ। उन्होंने जो है से यही बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर जो थे इनको हुर्रियत के साथ बातचीत करने के लिए उनके घर तक भेज दिया। उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए, इनके नहीं खोले। तो जब पीडीपी की लाइन पे गवर्नमेंट यहाँ चली, बीजेपी की नहीं चल रही थी, तो उस वक़्त में जो है बीजेपी वालों ने बेईमानी करके विथड्रॉ की अपनी जो हमायत थी और उसको वापस ले लिया, यहाँ सरकार गिरा दी। फिर उसके बाद दोबारा जो है सारी पार्टियों ने मिलके भी सरकार बनाने की कोशिश की, तो उस वक़्त सत्यपाल मलिक साहब की फैक्स मशीन ख़राब हो गई और उसकी वजह से वो गवर्नमेंट उन्होंने नहीं बनाने दी और 2018 से लेके आज तक वो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं, बाहर से चला रहे हैं। ये उनका जो है, ये उनकी सोची-समझी चाल है। शायद कि उनके लिए पहले से ही उन्होंने तय रखा था कि हम जम्मू कश्मीर में जो है, ऐसे जो है ये शख़्सी राज चलाएँगे, यहाँ से 370 ख़त्म करेंगे और इसको जो है पूरे देश में इलेक्शन जीतने के लिए जम्मू कश्मीर की सियासत को इस्तेमाल करेंगे। सर, जहाँ तक आपने अभी 2-3 बातें की, उनमें सत्यपाल मलिक साहब का भी ज़िक्र है और उनमें जो मैडम महबूबा मुफ्ती जो उनके साथ उन्होंने, आपने कहा कि उनके साथ उनके दबाव में आके कोई बात नहीं की, और उससे पहले के भी कुछ अगर बयान हम देखें तो महबूबा मुफ्ती का एक बयान है कि एक जगह कुछ कश्मीरी लोग मरे थे और उनका ये बयान था कि वो वहाँ टाफ़ियाँ लेने गए थे। देखें, जहाँ तक आप इस बयान की बात है, मैडम महबूबा मुफ्ती के पूरे टेनर में सिर्फ 2 बयान जो हैं वो मिले हुए हैं अपोज़िशन को। एक ये टॉफ़ी वाला है और एक कोई अखबार की कटिंग में है जिसमें उन्होंने कहीं मोदी की तारीफ़ की कि अगर वो चाहें तो यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आज तक मैं सिर्फ देख पाया हूँ। जो ये वाक़या है, ये ऐसा था कि उस वक़्त बच्चे जो थे, कम सिन बच्चे, उनको कुछ लोग जो थे ट्रेन्ड लोग, जो वहाँ पत्थरबाज़ी करते थे, वो बच्चों को आगे करके उनको इश्तिहाल देके कैंप के करीब ले जाते थे, खुद भाग जाते थे और बच्चे उन पे गोली चलती थी, वो मर जाते थे। ठीक है? तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैडम को ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों को थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए, उनको नहीं जाने देना चाहिए। तो उस सूरत में किसी ने कहा नहीं बच्चे वहाँ जानबूझ के थोड़े गए थे यार, क्या तो उसमें उनने कहीं ये बात कह दी और जिसके लिए बाद में मेरे ख़्याल में उन्होंने कश्मीर में जो है इस अपनी बात को वापस लेने के लिए कहा भी था और कश्मीर में जो है उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब अगर मैडम ने ये अपनी बात वापस ले ली है, तो उनके साथ कुछ नहीं है। लेकिन एक बयान जो है वो किसी आदमी की पूरी छवि जो है उसका काम जो है उसको ख़राब नहीं कर सकती है। आप मैडम महबूबा मुफ्ती की 1996 से लेके उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की है आज तक, कभी उनका डबल स्टैंडर्ड नहीं रहा। नेवर कि उन्होंने जम्मू में एक बात की हो, कश्मीर में दूसरी बात की हो, दिल्ली में तीसरी बात की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ एक कंटेंशियस स्टेट है, इसमें जो है लोगों के मसाइल हैं, यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, इनको जो है ठीक करने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत को जो है उसको पीसफुल तरीके से, बातचीत के तरीके से जो है इनका हल निकालना चाहिए। और यहाँ के हालात में हमारे पड़ोसी मुल्क का भी जो है वो रोल रहता है, पाकिस्तान का भी। और उनका हमेशा ये रहता है कि आपको पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करके अपने जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर करना चाहिए ताकि आप ये जो मुसीबतें सारी हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग ना भुगतें। अगर मिलिटेंसी आती है तो पाकिस्तान से आती है, अगर कोई और मामला होता है, बम आता है, गोली आती है तो पाकिस्तान से आती है, तो सफ़र कौन करता है? रियासत जम्मू कश्मीर के लोग। यहाँ कोई बिहार में बैठा हुआ, यूपी में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ, उसको तो कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान तो यहाँ होता है। अगर इनकी आपस में
दुश्मनी है, इनकी आपस में ठीक नहीं है, तो उसकी जो खमियाजा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसके ऊपर मैडम ने हमेशा जो है कहा है। मैडम ने जब सरकार चलाई उस वक्त भी जो है स्टांच तरीके से जो है अपने लोगों के लिए उन्होंने सरकार चलाई। जब से सरकार से बाहर हैं, जेल में गए, जेल से बाहर निकले, आज तक जो है अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और हिंदुस्तान की सारी एजेंसियों ने जांच कर ली कि अगर उनके पास चाहे 10 पैसे का भी इल्ज़ाम होता तो वो आज जेल में होती। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को जो है उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिली, इसलिए जो है वो अपनी बात जो है वो बाबांगे दो जो है वो कर रहे हैं। आज एक इंडिपेंडेंट सर्वे किया इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शायद, तो उसमें माना गया कि जम्मू कश्मीर की जो लीडर हैं, सबसे ए क्लास लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो मैडम महबूबा मुफ्ती हैं। उनके मुकाबले का दूसरा लीडर अभी कोई ग्रो नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर कहीं एक बात पे अगर स्लिप ऑफ टंग है, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मैंने कितनी बीच में बात जो है गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक बात सारी ज़िंदगी में किसी को मिल जाए, वो कहे नहीं ये वही आदमी है जिसने ये बात कही, तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं है। सर, जहाँ तक आपने सत्यपाल मलिक एक्स गवर्नर की बात की, तो जम्मू एंड कश्मीर के वाले की, तो उसमें आपने फैक्स मशीन की भी बात की। अनफॉर्चुनेटली मशीन ख़राब भी हो सकती है अगर माना जाए तो उन्होंने कहा कि इनको टाइम दिया गया था कि आप अपने जो लोग हैं उनको हमारे साथ पेश करो, आपके पास इस वक्त कितनी गैदरिंग है, और उनको एक वक्त भी दिया गया था। हालांकि वक्त होने के बावजूद भी उन्होंने कोई पैगाम नहीं भेजा। जहाँ तक सत्यपाल मलिक की बात की जाए, उन्होंने कोई पैगाम नहीं भेजा, और ना ही कोई उनका बंदा जो है वो हमारे पास आया इस चीज़ के लिए। और उनका कहना है कि इल्ज़ाम लगाना है कि व्हाट्सएप पे सरकारें नहीं बनती। देखें, हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, और जमहूरियत में जो चुने हुए लोग हैं, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनकी बहुत बड़ी कदर होती है। ये पहली बार नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार गिर गई थी और दूसरी सरकार जो है वो बनाने के लिए यहाँ फैक्स मशीन जो है वो ख़राब हो गई। कई बार बहुत सारी रियासतों में और मरकज़ी हुकूमत भी कई बार गिरी है और फिर दोबारा बनी है। उस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर का ये रोल होता है कि उनको ये देखना होता है कि मेजॉरिटी किसके पास है। अगर हेयर से भी उनके पास हो, वो सिर्फ उनकी ये नॉलेज हो कि फलां आदमी के पास जो है मेजॉरिटी वो है इस वक्त, तो वो उनको बुलाना होता है। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको बुलाएं, बुला के कहें कि अगर आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट बना सकते हैं, और गवर्नमेंट बनाने के बाद जो है मेजॉरिटी प्रूव की जाती है, ठीक है। तो उस सूरत में अगर इन्होंने लिख के भेजा था और उनको सत्यपाल मलिक को पता था इस बात का कि इनकी शायद सभी पार्टियां मिल के ये कर रही हैं, तो ये एक ही फैक्स मशीन जो है राजभवन में नहीं होती है कि वो खराब होगी, ठीक है, और एक ही तरीकाकार भी नहीं होता है। ये जानबूझ के था, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना 2018 से लेके आज तक, ये हम जो देख रहे हैं, इससे बिल्कुल ज़ाहिर था कि वो इनकी सोची समझी चाल थी कि अब हमने दूसरी कोई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनने देनी है। हम बीजेपी की ही प्रॉक्सी सरकार चलाएंगे और यहाँ 370 को गैर आईनी तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ के लोगों को जो है वो सजा देंगे, जो उस वक्त से लेकर आज तक हमें मिल रही है। आज भी 5 साल के बाद भी 2018 को 5 साल हो गए, आज भी दूर दूर तक कहीं ये नहीं लग रहा कि कहीं असेंबली जो इंतखाबात है वो यहाँ मुतवक्का है। तो ये प्रॉक्सी की गवर्नमेंट चल रही है, और ये गैर जमहूरी है, और जो ये है एक बदकिस्मती है कि एक जमहूरी मुल्क में इतना लंबा अरसा बगैर इलेक्शन के हम चल रहे हैं। तो सर, जहाँ तक बात की जाए, दो बार पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाई और 2 बार उन्होंने बीजेपी को चुना। अगर इसकी मुखालफत में बात की जाए तो कांग्रेस भी थी और एनसीपी थी। क्या उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया पीडीपी वालों का, या पीडीपी वालों ने उनको पसंद नहीं किया? नहीं, 2 बार तो पहली सरकार तो 2002 में जब आई मुफ्ती साहब की, तो वो कांग्रेस के साथ थी, वो उस वक्त तो बीजेपी नहीं के साथ नहीं थी। 2014 में जब 2015 में बिजली वो जो सरकार बनी थी, उस वक्त कांग्रेस के पास 12 एमएलए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 एमएलए थे, पीडीपी के पास 28 एमएलए थे, और बीजेपी के पास 25 अपने थे, और 2 सजाद लोन साहब की पार्टी के थे, 27 उनके पास थे। अब 28 एमएलए के साथ अगर हम कांग्रेस को बुलाते तो 40 बनते, और उस वक्त जो है यहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए थी, वो 44 थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलती तो 43 बनते थे, 44 फिर भी नहीं बनते थे। इसलिए इनमें से किसी एक पार्टी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो पीडीपी के साथ मिलके गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। एक तो ये बात थी। दूसरे ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से पहले दिल्ली अप्रोच की थी बीजेपी के साथ कि अगर आप
गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर बनाना चाहें तो हम आपको जो है हमायत देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो खुद इस चक्कर में थे कि हम बीजेपी वालों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लें। बीजेपी वालों की ये मजबूरी थी कि उनके पास नंबर कम था, शायद वो उसको पूरा नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें पीडीपी के साथ जो है वो बनानी पड़ी, वरना वो तो वो वेले अलग से बनाना चाहते थे। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को उस वक्त जो कमांड थी वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन 40 एमएलए मिलकर उस वक्त सरकार बना नहीं सकते थे। और दूसरे आज़ाद साहब का करैक्टर जो लोगों के सामने आज पेश हुआ है, उससे ये भी मैं तो एक शुक्र करता हूँ कि शायद उनके साथ नहीं बनाई तो ज़्यादा अच्छा हुआ, वरना उन्होंने भी लेके उधर ही बेचना था उसी मार्केट में जिसमें बीजेपी वालों ने बेचा, तो बात तो एक ही थी। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने उनके साथ बनाई नहीं, ये गवर्नमेंट बनने के बाद फिर ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हुई। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा हम भी इकट्ठे होते हैं, कांग्रेस ने भी, पीडीपी ने, लेकिन जब ये तीनों इकट्ठे हुए उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट बनने ही नहीं दी, उस वक्त वो फैक्स मशीन का बहाना लगा लिया। अच्छा सर, कुछ वक्त से अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें, ज़मीनी सतह पर हमारे जम्मू कश्मीर ड्रग्स से बहुत जूझ रहा है, तो इसमें आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये किस वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में, हालांकि पहले भी हुकूमतें थी और पहले भी हमारा जम्मू कश्मीर था, पड़ोसी रियासतों में ड्रग्स थी लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थी, और ये किस चीज़ की चूक हुई कि हमारे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में फैली गई और स्पीड में डे बाई डे इंक्रीज़ हुई, ज़्यादा हुई। देखिए, एक तो ये बात है कि ड्रग्स के लिए अगर हम किसी एक शख्स को या किसी एक जो इसका ज़रिया है उसको हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं तो मेरे ख्याल में वो सही बात नहीं होगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, वो ये है कि ये हमारे खिलाफ साजिश भी है कि जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से 4 साल से सिर्फ शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। ठीक है, इससे ये लग रहा है कि जानबूझ के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को शराब में, नशे में डालने की जो है एक सरकार की तरफ से वो साजिश है। तो उसमें जब ये सरकार आई इसके दौरान ही ज़्यादा अगर ड्रग्स जो है उसका फैलाव हुआ तो हम सरकार को भी इसका, और ये काम भी कंट्रोल करना भी सरकार का ही काम है कि ये आती कहाँ से है, कौन लाता है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, तो सारी की सारी नस्ल को तबाह करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो सरकार का ही ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए मेन जो ज़िम्मेदारी है वो सरकार के सर ही जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि एक माशरे में आम आदमी का भी पूरा इसमें फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों पे, अपने घर पे उस पे कंट्रोल रखे कि उसके बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना जाएँ। लेकिन उससे बड़ा जो सिलसिला है वो ये है कि पिछले 5 साल से एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिली। ठीक है? बच्चे पढ़े, उन्होंने जो है एमए किया, पीएचडी किया, स्पेशलाइज़ेशन की बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, अच्छा इंजीनियरिंग की, दूसरी अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ लेके आए। 5 साल से 7 साल से वो लाइब्रेरीज़ में बढ़ के जो है वो अपना पढ़ रहे हैं बार-बार, बार-बार। मैंने यहाँ पुंछ में भी देखा, लोगों ने घर जो है वो लाइब्रेरीज़ में कन्वर्ट किए हुए हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। उतनी मेहनत करने के बाद भी जब वो पेपर दे के आए हैं, वो इसलिए मुंतज़िर हों कि हमारा शायद अब ये इस बार टेस्ट हमारा पास हो जाएगा और हमें सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी, और उसमें पेपर में आता है कि जी, जी, ये भर्ती भी कैंसल हो गई, ये भी कैंसल हो गई, ये भी कैंसल हो गई। तो उस सूरत में जो है फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों में आई है, नौजवान पीढ़ी जो उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन जो है वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है ये ड्रग्स के फैलाव के लिए। अगर नौजवान जो है वो अपना काम करेगा, अगर उसको टाइम पे के ऊपर नौकरी मिलेगी, वो खेल-कूद में जाएगा, उसकी बिज़नेस एस्टेब्लिश होगी, तो उस सूरत में वो क्यों इस चक्कर में पड़ेगा? लेकिन ये सारे के सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए। यहाँ अगर कोई हमारा स्टेट की कोई इंडस्ट्री है, उसको एक पैसा मावनत नहीं दिया जा रहा है, बाहर से कहते हैं जी हम बड़े-बड़े उद्योगपति यहाँ ला रहे हैं, उनको जो है हम बिज़नेस के लिए हम एस्टेब्लिश उनको करेंगे। यहाँ का जो नौजवान है, उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, बाहर वाले को यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ जो हमारी रेत बजरी जो छोटे बेचारे हमारे मज़दूर तबका के लोग जैसे जो नहीं पढ़ रहा था, उनको जो है रेत बजरी नहीं निकाल देनी जा रही है, तो बाहर से जाके उसके लिए ठेकेदार खड़े कर दिए हैं। तो इस वक़्त सबसे बड़ा ये है कि जो नौजवान के ऊपर दबाव है, ज़हनी दबाव है, वो सबसे बड़ा उसकी वजह से भी जो है नौजवान नशे का शिकार हो रहा है और ड्रग्स का शिकार हो रहा है। सर, इस बात पे अगर ड्रग्स की बात की जाए तो अभी तक कोई बयान क्यों नहीं पीडीपी ने, या कोई मुज़ाहिरा क्यों नहीं किया? देखो, इस पे बयान देने से या मुज़ाहिरा करने से क्या होगा इस पे? इस पे हमें सिर्फ़ ये है कि इससे नफ़रत करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके में जो है, उसमें जो है ड्रग्स से दूर रहने के लिए नौजवानों को जो है वो कहा जाए।
اور اس کے ساتھ ساتھ ایز پولیٹیکل پارٹی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم وہ ایونیوز کریٹ کروائیں کہ جس کے ساتھ بچے جو ہے نوجوان جو ہے ہمارا اس طرف ڈائیورٹ ہو اور اس جو یہ بیماری ہے اس سے اس کو چھٹکارا ملے. تو آج آپ حالت دیکھ لیں, ہماری بات چھوڑیں, آپ پورے جموں کشمیر کے لوگ, ایون بی جے پی کے لوگ جو ہے چلا رہے ہیں یہاں گورنمنٹ بننے دو, یہاں لوگوں کو سرکاریں نوکریاں جو ہے وہ کرنے دو, یہاں کے لوگوں کو جو ہے زمین لینے دو, تو کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اب زمینی سطح کی بات کی جائے تو ہمارے سرن کوٹ میں پی ڈی پی اپنے آپ کو کہاں پاتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے سرن کوٹ میں, ہم شاید دوسری پولیٹیکل پارٹی سے اپنے آپ کو بیٹر سمجھ رہے ہیں. ہمارا کیڈر ہے, ہمارا جو کیڈر ہے وہ لگاتار کام کر رہا ہے, اور وہ اپنے جو ہمارا نصاب ہے جو ہمارا, اس کے اوپر پورے طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. باقی رہی بات کہ پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں جو ہے پھر وہ ہوتا ہے, کھینچا تانی ہوتی ہے, پھر رسا کشی ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے. آج کی ڈیٹ میں تو لوگ اتنے سہمے ہوئے ہیں, اتنے مایوس ہیں, پھر وہ اگر پی ڈی پی والا جائے گا اس کو بھی کہیں گے جناب الیکشن ہونے والے نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, کانگریس والے کو بھی وہی جواب دیں گے, کوئی دوسری پارٹی والا آئے گا تو اس کو بھی وہی جواب دیں گے. تو اس صورت میں اب کون کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ بہت لوگ ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں, آج کی ڈیٹ میں میرے خیال میں جموں کشمیر میں سب کے سب ہی برابر ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات الگ ہے کہ میڈم محبوبہ مفتی جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ لوگوں کی بات کرتی ہیں, یہاں کے مسائل کی بات کرتی ہیں, یہاں کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتی ہیں, اس کی وجہ سے شاید لوگوں کا پیار پی ٹی پی کے ساتھ باقی والوں سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا مطلب یہی وجہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس جائیں تو وہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہے, اسی لیے جو بھی پولیٹیشینس ہیں, جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمارے پونچھ کے, وہ ایکٹیو الیکشن کا سن کے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں. باقی جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو وہ تھوڑے سے ان ایکٹیو رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کیا, یا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, الیکشن کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں, جو میں کہتا ہوں, اس کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں, پنچز ہیں, سرپنچ ہیں, ڈی ڈی سی ممبرز ہیں, ڈی ڈی سی چیئرپرسن, بی ڈی سی چیئرپرسن وغیرہ. آپ دیکھ لو ان کی کتنی سنی جاتی ہے, یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, بجائے فوٹو سیشن کے جہاں کہیں اگر کوئی پروگرام ہوگا وہاں ان کو بلا لیا جاتا ہے, ان کی تصویریں کھینچ کے اس کے علاوہ کہاں پہ ان کا رول ہے آج کی ڈیولپمنٹ میں, آج کے لوگوں کے مسائل کے حل کرنے میں؟ اگر کہیں رول ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے سرکار کو کہ اسٹیٹ لینڈ کے ساتھ آپ مت چھیڑو؟ ٹھیک ہے, یہ کیوں نہیں سرکار کو کہتے کہ ہماری مغل روڈ جو ہے آپ نے جان بوجھ کے بند رکھی ہوئی ہے, ٹھیک, جس کو برف باری ہٹا کے کشمیر سے, پرسوں ایک میرا نوجوان جو ہے وہ وہاں دے رہا تھا بیان پیر کی گلی سے, کشمیر کی سائڈ جو ہے پوری جو ہے وہ اس کو برف ہٹا دی گئی ہے, یہاں سے بھی برف ہٹا دی گئی ہے, صرف 2 کلومیٹر جان بوجھ کے اس میں برف رکھی ہوئی ہے روڈ کو بند رکھنے کے لیے. تو یہاں یہ کہتے ہیں, ایک طرف بی جے پی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے نمائندے چنے ہوئے ہیں, جہاں 3 ایم ایل اے بنتے تھے ان کی جگہ ہم نے 30 چن کے رکھے ہوئے ہیں. وہ 30 کی بات کیوں نہیں سن کے ایک روڈ کیوں نہیں کھولتے؟ یا تو یہ نمائندے بات نہیں کرتے یا وہ ان کی سن نہیں رہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی ان کی بات پہ غور نہیں کر رہا ہے. افسر چاہیے اس وقت, جو افسر چاہتے ہیں ان کو پتا ہے ہماری کمانڈ دلی میں ہے, اگر کسی کو ٹرانسفر ہونا ہے تو وہیں سے جو بھی طریقہ کار استعمال ہوا وہاں سے جا کے ٹرانسفر ہوں گے. تو یہاں جو لوکل لوگ ہیں, لوکل لیڈرشپ ہے, لوکل سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں, ان کی بات پہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے میرے خیال میں سستی اس کی وجہ سے بھی ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہماری بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو خواہ کیوں کریں. آپ نے جہاں تک مغل روڈ کی بات کی, مغل روڈ مارچ شروع میں ہی کھول دی جاتی تھی پہلے. ابھی اس سال بھی اگر دیکھا جائے تو مغل روڈ بند ہے ابھی تک. اور جہاں تک آپ کی بات کی جائے یا ہمارے لوکل لیڈرز کی بات کی جائے, ان کا اگر سنی نہیں جا رہی تو اکٹھا رہنا ضروری ہے اور اکٹھے آواز اٹھانا ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون مغل روڈ کے لیے یا لوگوں کے لیے سوچتا ہے ان لیڈرز میں سے جو پبلک کی آواز بن سکتا ہے؟ دیکھو, مغل روڈ کے لیے تو سوچا تھا مفتی محمد سعید صاحب نے, ساری دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پہلے بھی اس روڈ کا نام موجود تھا, لیکن 2002 تک جو ہے صرف چندی مڑ سے پار ایک جگہ ہے وہاں تک چھوٹی موٹی کھدائی جو ہے وہ تھی, اس کے آگے جو ہے یہ کام کیا نہیں تھا. مفتی صاحب جب یہاں انہوں نے حکومت سنبھالی پھر انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹیک اوور کیا اور بڑی شدت کے ساتھ. اس وقت بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے اس میں اٹکلیں لگانے کی بڑی کوشش کی تھی کہ اس کے بیچ جو ہے
بہت جنگل ہے، پھر یہاں جو ہے بہت ساری جنگلی سپیشیز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مفتی صاحب نے اس کو جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے اپروو کروایا، پھر اس کے بعد جو سینکشن لی اور اس کو دن رات کام کر کے اس روڈ کو بنوایا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مفتی صاحب اس وقت تو ان کی گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد اس کا اناگوریشن ہوا، لیکن جب دوبارہ ہماری حکومت آئی تھی اس وقت اس پہ بلیک ٹاپنگ، اس کے جو ہے کھولنے کے لیے، اس کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے فنڈز رکھے گئے تھے، اور یہ ٹاپ پریارٹی تھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجوری پونچھ جو ڈسٹرکٹ ہیں یہ دور دراز کے ڈسٹرکٹ ہیں، اور ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے صرف یہی مغل روڈ کے ذریعے ہی ہے۔ آج ہمارے جو بچے ہیں وہ کشمیر میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے کوئی بھی مریض جو ہے وہ یہاں سے وہ سمجھ چاہتا ہے کہ میں کشمیر جاؤں علاج کروانے کے لیے، کوئی دوسرے معاملات ہیں ہمارے تو وہ کشمیر جاتے ہیں، ہمارے ڈوک والے لوگ جو ہیں مال مویشی لے کے تو کشمیر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جاتے ہیں لیکن وہ بھی باندھی ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو سلسلے سے ہمارے یہاں جڑے تھے، اسی لیے مغل روڈ جو ہے وہ ہماری بیک بون تھی، رجوری پونچھ کی، پیر پنچال کی بیک بون اگر کسی اشارہ کو کہا جائے تو وہ مغل روڈ ہے۔ تو اس کو جان بوجھ کے پچھلے 2-4 سال سے جو ہے وہ بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ اب پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ بڑی دیر تک اس کو بند کر کے رکھا گیا، پھر کچھ لوگوں کے لیے کھولا، پھر جب کھولا بھی تو اس وقت اس کے اوپر اتنا سینیٹائزیشن شروع کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ پورے کا پورا جو ہے کرائم اسی روڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جان بوجھ کے جو ہے بند کیا جاتا ہے۔ تو ہماری تو گورنمنٹ سے یہ التجا ہے، ان سے اپیل ہے کہ اگر ذرا بر بھی کہیں کانشیس آپ میں ہے، آپ یہاں ہمارے بچوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، مریضوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کھول دینا چاہیے۔ 2 کلومیٹر کی برف کون سی بڑی بات ہے، ایک دن میں اگر مشین لگائیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ مغل روڈ پہ ہم بھی چکر لگا کے آئے، جہاں تک مشینری کی بات کی جائے وہاں پہ مشینری پوری ہے لیکن کھڑی ہوئی ہے۔ پوری اسٹرانگ ان کے پاس ایک ایڈمنسٹریشن ہے مغل روڈ کے لیے، لیکن وہ کام نہیں کر رہی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ستانا چاہتے ہیں یا کوئی سیکیورٹی ریزن ہو سکتے ہیں؟ دیکھو سیکیورٹی ریزن صرف مغل روڈ پہ ہی کیوں ہوگا؟ اور سیکیورٹی ریزن روڈ میں آپ نے 10 سپاہی اگر آپ کھڑے کر دیں تو سیکیورٹی تو وہاں تلاشی لی جا سکتی ہے، وہاں سینیٹائز کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مغل روڈ بند ہونے کے باوجود بھی کل پرسوں جو ہے ادھر حملہ ہو گیا، آرمی کی جو ہے وہ گاڑی جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، ٹھیک۔ اس کے باوجود بھی یہ بند ہے تو کشمیر میں جو ہے ملیٹنسی ہے، اس کا میرے خیال میں اس کا سیکیورٹی کے ساتھ کوئی بڑا تعلق نہیں ہے، چھوٹا موٹا ہوگا، اور جو ہوگا اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ اسی لیے ہوتی ہے، یہ کوئی بارڈر کا روڈ تھوڑا کہ بارڈر سے اندر آ رہا ہے، یہ تو ہمارے اپنی زمین کے اندر ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے رجوری پونچھ کے لوگوں کو ایک سائڈ تو ہمیں جو ہے ہماری پارلیمنٹری کنسٹیچوئنسی جو ہے وہ اننت ناگ کے ساتھ لگا دی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور دوسرے ہمارے راستے کو ایسے بند کر کے رکھا جاتا ہے، اور تاکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مین بینر نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ تو یہ اس کو پتہ نہیں سیاسی لحاظ سے دیکھتے ہیں یا کس اینگل سے یہ دیکھ کے ہمارے لوگوں کو جان بوجھ کے تنگ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں گڈکری صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو روڈ کے لیے جو ہے ہم نے سینکشن کی ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی ایک آئی واش ہے، اس لیے کہ ڈی پی آر کے لیے آرڈر ہوا ہے۔ یہ ڈی پی آر کے لیے آرڈر تو مفتی صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا ڈی پی آر بنانے جا رہے ہیں، وہی دوبارہ انہوں نے کہا ہم ڈی پی آر کے لیے اس کا جو ہے وہ سینکشن دے رہے ہیں۔ تو ابھی تو ڈی پی آر کے سٹیج پہ ہی ہے، کب ڈی پی آر بنے گا، پھر اس کے بعد اس کی ٹینڈرنگ ہوگی، کام شروع ہوگا، پھر ٹنل بنے گا، تو پھر یہ جو ہے یہ پھر جو ہے پورے سال کے لیے چارہ بنے گی۔ تو اس لیے یہ جان بوجھ کے ہے، اور ہماری التماس ہے کہ اس کو کھولا جائے۔ جیسا ہم سے بات کرنے کے لیے شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔